मारो वीर शिरोमणि देश मारो वीर शिरोमणि देश मारो वीर शिरोमणि देश यहाँ के प्रतापी महाराणा, तेजस्वी रानियां, रणबांकुरे सरदार और मैवाड़ी प्रजा, इन्हीं ने मिलकर रची है ये गौरव गाथा, जिसका बखान कवियों और चारणों ने दिल खोल कर किया है। वंशज हूं मैं। मेवाड़ का राजवंश विश्व में सबसे प्राचीनतम है। सूर्य, इक्ष्वाकु और राम इस घराने के पूर्वज हैं। राजवंश को विपदा का सामना करना पड़ा। गुहिलोत राजा महेंद्र के खिलाफ विद्रोह हो गया। उनकी रानी को अपने 3 वर्ष के बेटे के साथ नागदा में शरण लेनी पड़ी, जहां यह बालक मंदिर के पुरोहित की गाय चराता हुआ बड़ा हुआ। तभी एक दिन वन में गाय चराते हुए उसकी भेंट हारित ऋषि से हुई। कौन है तू दंड बालक, जो इस पवित्र स्थान में बेरोक टोक घुसा चला आ रहा है? क्षमा करें महाराज, मेरा नाम कालभोज है। कई दिनों से ये थोड़ी गाय गोधूली के समय सूखे थन लेकर लौटती थी। सबको संदेह था कि इसका दूध मैं पी जाता हूँ। आज जब इसके पीछे मैं इस कुंज में आया तो देखा कि इसके थनों से दूध अपने आप झर रहा है। तभी आपने मुझे देख लिया। आहा, तू बड़ा भाग्यशाली है रे बालक। जहां तेरी गाय का दूध झर रहा था, वो भगवान एक लिंग का पवित्र स्थान है। तुझ पर उनकी विशेष कृपा दिख रही है। तू गाय चराने के लिए नहीं, राज सिंहासन पर बैठने और अपने पराक्रम से शत्रुओं को परास्त करने के लिए जन्मा है। कल से तू यहाँ आकर हमसे शस्त्र विद्या के साथ शास्त्र विद्या भी ग्रहण कर। हम तुझे एक लिंग का दीवान बनाते हैं। आज से तू कालभोज नहीं, बप्पा रावल कहलाएगा। इस दौरान हिंदुस्तान पर अरबों के हमले शुरू हो चुके। बप्पा और उनके पुत्र खुमान ने इन हमलावरों को अनेक बार ऐसी करारी मात दी, जिसके फलस्वरूप अगले 500 वर्षों तक ये अरब भारत की ओर मुंह न कर सके। इस्लामी हमलावरों की नजरें हिंदुस्तान की दौलत पर गड़ी थी
और अंततः वो दिल्ली में अपनी सल्तनत कायम करने में सफल हो ही गए। सिसोदे के राजा लक्ष्मण सिंह व वीर गौरव और बादल ने अलाउद्दीन खिलजी की विशाल सेना को मरते दम तक रोके रखा। गोला बादल के खंडहर से निकल रही है आग अभी, स्वतंत्रता के मंदिर का जलता अविरत चिराग अभी। चित्तौड़ के रावल रतन सिंह युद्ध में मारे गए और उनकी महारानी पद्मिनी ने असंख्य स्त्रियों के साथ जौहर किया। कुछ वर्ष बाद महाराणा हमीर सिंह ने चित्तौड़ से दिल्ली सुल्तान के सूबेदार मालदेव को निकालकर चित्तौड़ पर एक बार फिर गुहिलोत वंश की सिसोदिया शाखा का राज्य कायम किया। हमीर के पुत्र लाखा के समय उनके ज्येष्ठ पुत्र चूड़ा ने भीष्म के समान पिता की खुशी के लिए अपने छोटे भाई मोकल के हित में राजगद्दी को त्याग दिया और पितृभक्ति का परम आदर्श प्रस्तुत किया। महाराणा मोकल के पुत्र महाराणा कुंभा भारतीय इतिहास के अद्वितीय रत्न हुए हैं। वे बेजोड़ योद्धा थे और उन्होंने तुगलकों, गुजरात व मालवा के सुल्तानों को अलग अलग ही नहीं बल्कि सम्मिलित रूप से परास्त किया। इसी विजय के प्रतीक रूप में राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनवाया, जो भारतीय अजयता का प्रतीक है। उन्होंने अपने समय में अवैध किलों जैसे कुंभलगढ़, अचलगढ़ बनवाया, साथ ही अनेक श्रेष्ठ मंदिरों का भी निर्माण करवाया, जैसे चित्तौड़ एवं एकलिंग के कुंभशाम एवं रणकपुर के मंदिर। वे शिल्प शास्त्र, साहित्य, संगीत के महान ज्ञाता होने के साथ साथ एक अद्वितीय वीणा वादक भी थे। कुंभा की पुस्तक संगीत राज 16,000 श्लोकों का महासागर, जो संगीत की समस्त गीत, वाद्य, नृत्य एवं रस विधाओं का श्रेष्ठ विश्लेषण भी है। साल बीत गए। मेवाड़ की गद्दी पर महाराणा सांगा विराजमान हुए। सन 1526 में सुदूर पानीपत के मैदान से दरबार में कुछ ऐसी खबर पहुंची जिससे आने वाले तूफान का पता चलता था। 11 महीने बाद 16 मार्च 1527 को खानवा के मैदान पर राणा सांगा की विशाल सेना ने बाबर की फौज पर हमला किया। लेकिन तोपों के कारण फतेह बाबर की हुई। इससे पहले कि राणा सांगा इस हार का बदला ले पाते, उनका स्वर्गवास हो गया। अंग अंग खंडत हुए देश अखंडत रे, वीर सांगा महाराण रो चंद्रगढ़ है नादे। बाबर ने उस समय कहा था, लड़ाई ऐसी हुई कि कौन हारा और कौन जीता, और किसने वार किया और किसकी लड़ा, इसकी पहचान चाहती रही।
मैंने अपना शहीद होना ठान लिया था, लेकिन खुदा का शुक्र है कि गाजी बनकर जिंदा रह गया हूं। ये स्वर था मेड़ता की राजकुमारी मीराबाई का, जिनका विवाह राणा सांगा के पाटवी राजकुमार भोजराज से हुआ था। लेकिन भोजराज की अकाल मृत्यु हो गई। बचपन के कृष्ण भक्ति संस्कारों और आकस्मिक वैधव्य ने मीरा को कृष्ण की दीवानी बना दी। सांगा के बाद देवर विक्रमादित्य ने लोकलाज का वास्ता देकर मीरा को दुख देना शुरू कर दिया। फिर भी मीराबाई ने अपने कृष्ण कन्हैया से लौ लगाए ही रखी। अंत में मीरा ने चित्तौड़ के महल त्याग दिए और वृंदावन ढोते हुए द्वारका की राह ली, जहां वो द्वारकाधीश कृष्ण में लीन हो गई। इस बीच मेवाड़ में भारी उथल पुथल का दौर शुरू हो चुका था। इसे देखकर पुराने दुश्मनों ने भी चित्तौड़ पर हमले शुरू कर दिए और महारानी कर्मावती को जौहर करना पड़ा। नए महाराणा विक्रमादित्य को राजकाज की समझ नहीं थी। नतीजे के तौर पर सरदारों में असंतोष सुलगने लगा। उन लोगों ने महाराणा सांगा के ओनरस भतीजे बनवीर को विक्रमादित्य की जगह राजकाज संभालने के लिए कहा। बनवीर राजी तो हो गए, मगर हाथ में सत्ता आते ही उसके मन में कुछ और ही खिचड़ी पकने लगी। पन्ना, बुरी खबर पन्ना, संभल जाओ। राजकुमार उदय सिंह कहाँ है? बारी, अरे ये कैसा शोर है? गजब हो गया पन्ना धाय, गजब हो गया। बनवीर ने महाराणा जी की हत्या कर दी है। अब वो राजकुमार उदय सिंह को ढूंढता फिर रहा है। क्या? कुंवर जी तो... अरे सोच मत, इन्हें जल्दी से लेकर भाग। अरे सुनती नहीं क्या? जल्दी भागो यहाँ से। भागो कैसे? कुंवर जी सो रहे हैं और मैं... कुछ भी कर पन्ना, किसी तरह राजकुमार बाप जी को बचाओ। अच्छा भारी, इधर आ, मेरी मदद कर। मैं कुंवर जी को फलों के टोकरे में लिटा देती हूँ, फिर ऊपर पत्थरों से ढक देती हूँ। तू ये टोकरा लेकर किले के बाहर निकल जा, मैं तुझे कहीं मिलूंगी। तू भी संभाल के रहना। कुंवर जी को तो भेज दिया है, अब बनवीर आएगा तो... हाँ, कुंवर जी की जगह मैं अपने बेटे को लिटाकर चादर ओढ़ा दूं तो... छोटा राजकुमार उदय सिंह कहाँ है?
किधर सोया है? उधर। तो फिर अपने रास्ते का रहा सहा कांटा भी साफ किए देता हूं, वरना तू हट पड़े। अब मुझे निष्कंटक राज करने से कौन रोक सकता है? बालक राम प्राण आया, करुण कथा घट घट छाई, जय जयकार बोलो मुख मुख सो, धन धन रे बालक उदय सिंह को पन्ना धायक बचाकर कुंभलगढ़ के किलेदार आशा शाह देवपुरा के पास ले गई, जिसने उसे भांजा घोषित करते हुए अपने पास रख लिया। लेकिन बात छिपी न रही और उधर बनवीर की मनमानी से तंग आकर अधिकतर सरदारों ने कुंभलगढ़ जाकर धूमधाम से नजराने करके उदय सिंह को गद्दी नशीन कर दिया। गद्दी नशीन होने के बाद महाराणा उदय सिंह ने पूरी तैयारी करके चित्तौड़ को जीत लिया। इसी वर्ष 1540 में कुंभलगढ़ में राणा प्रताप का जन्म हुआ। एक बार जब महाराणा उदय सिंह इन्हीं मोती महलों में ठहरे हुए थे, तभी शिकार खेलने के लिए पिछोला झील की पहाड़ियों की तरफ निकले तो उन्होंने वहां एक साधु कहो राजन, चित्तौड़ से इतनी दूर कैसे निकल आए और मुखमंडल पर चिंता कैसी? चिंता, हाँ, चिंता आज की नहीं है योगीराज, पुरानी है। हमारी राजधानी चित्तौड़ का किला एक अलग पहाड़ी पर है। जब जब उस पर घेरा पड़ता है, भोजन पानी की कमी से वो हमारे हाथ से निकल जाता है। राजन, अच्छा होगा अगर तुम अपनी राजधानी यहाँ। क्या? यहाँ? हाँ, यहाँ देखो, यहाँ बेड़च नदी पहाड़ियों के बीच से मैदान की तरफ निकली है। इस पर एक बांध बनवाकर झील बनवाओ और अपनी राजधानी इन्हीं पहाड़ियों के घेरे में स्थापित करो। न भोजन की कमी होगी, न पानी की। शत्रु का सामना करने में भी सुविधा होगी। जी महाराज, आपका आदेश सिर आंखों पर। तुम्हारा मंगल हो। जय एकलिंग। और इस तरह मेवाड़ की इस नई राजधानी की नींव पड़ी, जिसका नाम महाराणा उदय सिंह के नाम पर रखा गया, उदयपुर। बसा भी नहीं था कि 23 अक्टूबर सन 1567 को अकबर ने चित्तौड़ के किले को चारों तरफ से घेर लिया। 4 महीने तक शाही फौज का सामना करने के बाद जब किले में खाने पीने का सामान खत्म हो गया, तो मेवाड़ के रणबहादुरों ने आखिरी संघर्ष की तैयारी की, जिसका अंदाजा बादशाह अकबर को भी हो गया। किले के अंदर ये कैसी रोशनी हो रही है? भगवान दास आप बताएं। महाबली, ये लगते जौहर की है। जौहर?
जी महाबली, जब राजपूत मरने मारने का पक्का इरादा कर लेते हैं तो औरतों और बच्चों को आग के हवाले करके केसरिया 12 पहल लड़ाई में टूट पड़ते हैं। शुजात खान, आप अजमत खान और दूसरे सिपह सालारों को होशियार कर दें और फौजियों में आम ऐलान करवा दें कि कल सुबह सूरज निकलते ही फौज किले में दाखिल होने के लिए तैयार रहे। जो हुक्म। सुबह होते ही किले के दरवाजे खोल दिए और राजपूतों ने अकबर की फौज पर हमला हो दिया। मेवाड़ की उज्जवल कीर्ति पर छाए बादल अभी छंटे भी नहीं थे कि महाराणा उदय सिंह का देहांत हो गया। उनके बाद राज्य की बागडोर मेवाड़ के एक ऐसे सपूत के हाथ में आई जिसने बप्पा रावल के वंश की ख्याति को नए शिखरों पर पहुंचाया और जिसका नाम पिछले 400 वर्षों से स्वतंत्रता के पुजारियों को प्रेरित करता रहा। ये थे प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप। अणु अणु पे मेवाड़ के कपि बिहारी छा, तेरे प्रखर प्रताप से राणा प्रबल प्रताप। जगत जाहि खोजत फिरे सो स्वतंत्रता, निकल दो ही रथ अजो राणा निठुर प्रताप। सन 1572 में महाराणा प्रताप गोगुंदा में अपने कीर्तिमान वंश की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के गौरव को एक बार फिर नई बुलंदियों पर पहुंचाने का बीड़ा उठाया। इस बीच बादशाह अकबर भी खामोश नहीं बैठा था। उसका मूल मंत्र था कि लोहा ही लोहे को काटता है। इसी इरादे से अकबर ने आमेर के कुंवर मान सिंह को, जिनकी बुआ जोधाबाई से अकबर का विवाह हुआ था, राणा प्रताप को समझाने बुझाने के लिए भेजा, किंतु राणा प्रताप उनके प्रभाव में नहीं आए। इसके विपरीत राणा प्रताप ने मान सिंह को उदय सागर पर गोठ में आमंत्रित किया। कुंवर जी, आपके मेवाड़ आगमन के उपलक्ष्य में हमने बड़े कुंवर अमर सिंह से कहा है कि उदय सागर पर आपके लिए गोठ का प्रबंध किया जाए। आशा है उनकी व्यवस्था आपके अनुकूल होगी। पधारिए, आसन ग्रहण कीजिए। कुंवर जी, भोजन परोस दिया गया है, आरंभ करें। ये क्या अमर सिंह जी, हम अकेले ही खाएंगे? नहीं कुंवर जी, हम भी आपका साथ देंगे। क्या महाराणा साहब हमारे साथ भोजन करने के लिए नहीं पधारेंगे? ये तो भीम सिंह डोडिया ही बताएंगे। क्यों? अन्नदाता ने कहलाया है, वो अस्वस्थ होने की वजह से भोज में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। बड़ी विचित्र बात है। खैर, आप महाराणा साहब से कहिएगा कि अब तक तो हमने उनकी भलाई चाही थी, आगे सावधान रहे। जाइए।
आप नाहक क्रुद्ध हो रहे हैं कुंवर साहब। क्रुद्ध होने की बात ही है। हम आपके हित की रक्षा करें और आप हमारे साथ उपेक्षा का बर्ताव करें। क्रोध आना तो स्वाभाविक ही है। डोडिया भीम सिंह जी, राजवंशों की क्या परंपरा है ये बताने का कष्ट करें। परंपरा के अनुसार तो राजकुमार के साथ राजकुमार और राजा के साथ राजा भोजन करते हैं। जान पड़ता है महाराणा शाह को कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया है। मैंने भी उनका मान मर्दा न किया तो मेरा नाम मान से नहीं। कुंवर साहब, आप जिनके जोर पर आए हैं, अपने उन फूफा बादशाह अकबर को साथ लाना मत भूलिएगा। अब देखना क्या होता है। इस तरह आग में घी पड़ गया। कुछ ही समय बाद अकबर ने अजमेर में डेरा जमाया और महाराणा प्रताप के खिलाफ अभियान की तैयारियां शुरू कर दी। आयो रे आयो मोरे, भाग जगायो मोरे, अंगना मोरे मोरे, आयो रे मोरे, अंगना मोरे। उमरमान सिंह, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की इस पाक दरगाह में हम आपको मुगलिया फौज का आला सिपह सलार मुकर्रर करते हैं। जिल्ले इलाही ने मुझे इस योग्य समझा, ये मेरे लिए गर्व की बात है। मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आपका मुकाबला प्रताप से है, जिसे सुलह समझौते के जरिए राजी करने की हमारी तमाम कोशिशें नाकाम हो गई हैं। अब जंग के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। हमने गाजी खान, आसिफ खान, जगन्नाथ कछवाहा और मुजाहिद जैसे सरदारों को आपकी इमदाद के लिए तैनात किया है। फतेह यकीनन आपकी होगी। ईश्वर ने चाहा तो ऐसा ही होगा हुजूर। महाराणा प्रताप भी उधर हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठे थे। वे कुंभलगढ़ से गोविंदा आकर तैयारी कर रहे थे। क्यों सेनापति हाकिम का सोर? घोड़ों की जो नई खेप आने वाली थी उसका क्या हुआ? कुंभलगढ़ से चल चुकी हैं महाराणा साहब। उम्मीद है कल तक यहाँ पहुंच जाएंगे। दुहाई है अन्नदाता, कृपा कीजिए सरकार, हम तो लुट गए महाराज। हम मांडलगढ़ से आ रहे हैं अन्नदाता, चरवाहे हैं। वहाँ बादशाही फौज आ गई है। आमेर के कुंवर मान सिंह ने वहाँ डेरा डाला है महाराज। हमने उड़ा कर भगा दिया है महाराज। तो मान सिंह मांडलगढ़ आ पहुंचा है। हाँ महाराज। क्यों ना वहीं चलकर हम उसका सामना करें? हाँ हाँ, वहीं उसका सामना करेंगे, उसके धक्के छुड़ा देंगे। हुजूर, मेवाड़ के उन नौजवान राजपूतों का जोश और बलबला काबिले तारीफ है, मगर हमारा सामना एक ऐसे दुश्मन से है जो जबरदस्त भी है और चालाक भी। क्यों राजा रामशाह जी? मान सिंह अपनी ताकत से तो आया नहीं है, बादशाह की फौज लेकर आया है जो मैदान की लड़ाई में माहिर है। इसलिए उनका मुकाबला मैदान के बजाय पहाड़ों में ही करना ठीक होगा। ठीक है, आप सबकी अगर ऐसी ही राय है तो हम पहाड़ों से ही मान सिंह का सामना करेंगे। राजपूत वीरों, आज वो घड़ी आ गई है जिसकी हम बाट देख रहे थे। तुम्हारे सामने बादशाह अकबर की फौज है जो हमें दास्ता की बेड़ियां पहनाने आई है। लेकिन हम उन्हें बता देना चाहते हैं कि हमारे दिलों में स्वाधीनता की जो अमर ज्वाला धड़क रही है, उसमें उनके सारे मंसूबे भस्म हो जाएंगे। आज हमारी सेवा में बहादुर पठान हकीम खां सूर हैं। उनका साथ दे रहे हैं चूड़ावत कृष्णदास, रावल सांगा और डोडिया भीम सिंह जैसे रणबांकुरे। दाईं तरफ राजा रामशाह तंवर, बाईं तरफ झाला बीदा और झाला मान सिंह। बीच में हमारे साथ भावा शाह व कुंवर अमर सिंह रहेंगे और चंदावल को संभालेंगे भील सरदार राजा पूंजा। तो वीरों, अब देर कैसी? अपने पराक्रम से हल्दी घाटी की इस पवित्र रणभूमि को महिमा मंडित कर दो। भगा दो बादशाह की फौजों को। भगवान एक। 1
इस तरह 18 जून 1576 की सुबह हल्दी घाटी मुगल सेना के एक पठान ने तलवार छपकते हुए राणा की तलवार में उस पठान के लोहे के टोक शरीर में बस्तर घोड़े और लाठी सहित दो काफी में चीर ऐसा था भीम का सामना। कैसी बातें करते हो बीता जाला? अभी मेरे शरीर में रक्त बचा हुआ है। महाराणा साहब, आप हैं तो स्वाधीनता है, इस रक्त को बचा कर रखिए, तभी तो पुनः लड़ाई कर सकेंगे। आप अभी पधार जाएं। राणा प्रताप जब दुश्मनों के बीच से निकलकर अपनी सेना की ओर आ रहे थे, तब भाई शक्ति सिंह ने दो मुसलमान सैनिकों को मारकर सहायता की। राणा प्रताप ने युद्ध अनावश्यक समझ घायलों के साथ पहाड़ों में बलियारी जाने का निश्चय किया और झालामान को अपना राज चिन्ह देकर हकीम खां अली को हमलों को रोकने का आदेश दिया। लौटते समय बलीचा के नारे पर उनके प्रिय घोड़े चेटक ने भी प्राण त्याग दिए। दाग मुगलिया चेटक के उठे पे लग ना पाया, मरते दम तक चेटक ने स्वामी का साथ निभाया। हल्दी घाटी के युद्ध में दोनों ही पक्षों ने अपने आप को विजयी माना। मुगल ना तो राणा को पकड़ सके और ना ही मार सके, लेकिन महाराणा प्रताप पहाड़ियों से ही मुगल फौज को बराबर चुनौती देते रहे। देवन के देवती के लिंग है हमारे नाम, ताकि अतिरिक्त शिष्य काम करना पाऊंगा। बलचर कहेंगे तंत्र कहेंगे वो, बलचर कहेंगे तंत्र कहेंगे ना। हमने जिन नए हथियारों के लिए कहा था, क्या वे आ गए? अन्नदाता, नए हथियार नहीं बन पा रहे हैं। क्यों? खजाना खाली हो रहा है। कभी नहीं। अरे भामाशाह, महाराज, मुझे सूचना मिल गई थी कि मेवाड़ का खजाना खाली हो रहा है, इसलिए मैं अपने भाई ताराचंद के साथ
मालवा की ओर निकल गया था। वहां से दंड के रूप में और अपने पूर्व कोष के बचे धन को श्री चरणों में रखा। पृथ्वीनाथ अधिक नहीं ला पाया, फिर भी 25 लाख रुपए और 20,000 मोहरे नजर हैं। भामाशाह, मेवाड़ आपकी इस निष्ठा को सदा याद रखेगा। आपने संघर्ष में नए प्राण फूंक दिए हैं। आज से मेवाड़ की प्रधानी हम आपके हाथों में सौंपते हैं और हमारा सबसे पहला निशाना होगा दिवेर का थाना। हल्दी घाटी के बाद मुगलों के लगातार हमलों ने जहां महाराणा प्रताप को निराशा के कगार पर ला खड़ा किया था, वहीं दिवेर की लड़ाई ने नई आशा का संचार कर दिया। भारी संघर्ष के बाद दिवेर का थाना, कुंभलगढ़ का किला और मुगल थानों पर कब्जा कर लिया गया। कुछ ही वर्षों में महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर मेवाड़ के बाकी सब किले और क्षेत्र मुक्त करा दिए, जिनमें प्रमुख थे देवारी, मोही, मदारिया, जहाजपुर, उदयपुर, उठाला, भैंसुरगढ़, कुंभलगढ़ आदि। इसी बीच एक दिन राजकुमार अमर सिंह अजमेर के सूबेदार अब्दुल रहीम खान खाना की बेगमात को शेरगढ़ के डेरे से पकड़ लाए और राणा प्रताप के सामने पेश किए। अरे अमर सिंह, ये तुर्क औरतें कौन हैं? ताजी राज, ये खान खाना की बहू बेटियां हैं जिन्हें मैं शेरगढ़ विजय से लाया हूं। धिक्कार है तुम्हें, तुम हमारे धर्म को भूल गए हो। इन्हें तुरंत पूरी इज्जत के साथ तुम खुद जाकर खान खाना को लौटा कर आओ और हमारी तरफ से खुद माफी मांगना। अब्दुल रहीम खान खाना इस घटना से राणा प्रताप के कायल हो गए और बादशाह को कह दिया कि वो राणा प्रताप के विरुद्ध तलवार नहीं उठा सकते। महाराणा ने अब चावड़ को अपनी राजधानी बनाया। आखिरकार महाराणा प्रताप को जीतना असंभव जानकर अकबर ने मेवाड़ से अपना हाथ खींच लिया। उधर महाराणा प्रताप ने मुगलों से लगभग पूरा मेवाड़ पुनः जीत लिया, लेकिन पिछले 25 वर्षों के अंतहीन संघर्ष का असर प्रताप के शरीर पर दिखने लगा था। अंतिम घड़ियों में भी चिंता यही थी कि उनकी जीवन भर की तपस्या भुला तो नहीं दी जाएगी। आखिरकार राजकुमार अमर सिंह और सरदारों द्वारा शपथ लेने पर स्वतंत्रता के इस अमर सेनानी महाराणा प्रताप ने 19 जनवरी 1597 को चावड़ में अपनी देह त्याग दी। और इस प्रकार जीवन भर स्वतंत्रता की कठिन कटीली डगर पर चलते हुए महाराणा प्रताप ने अपनी अदम्य वीरता, त्याग, साहस और बलिदान से भारतीय स्वाधीनता के प्रत्येक सेनानी को असाधारण प्रेरणा दी है। प्रताप आज भी जब जब भारत युद्धरत होता है, हमारे वीरों व देशवासियों को विपरीत परिस्थितियों में भी सर्वोच्च त्याग और बलिदान की प्रेरणा देता है और देता रहेगा।